मैंने अलाउ कर दिया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डॉट ऑपरेटर एंड एरो ऑपरेटर, तो आप क्या बताएंगे, एक्सप्लेन क्या करेंगे? सर एरो जो होता है वो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पॉइंटर ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो डॉट ऑपरेटर वो सिंपल ऑब्जेक्ट को। आप मिक्स कर गए हैं। डॉट ऑपरेटर जो है वो सिंपल ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। गौर से सुने, डॉट ऑपरेटर सिंपल ऑब्जेक्ट के साथ मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। समझ आई? जी सर। ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ऑब्जेक्ट के साथ मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि जो एरो ऑपरेटर है वो ऑब्जेक्ट पॉइंटर के साथ मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर आप इसके साथ एरो लगाएंगे तो ये आपको एरर दे देगा। नजर आ रहा है? क्योंकि वो सिंपल ऑब्जेक्ट है। जी सर। उसके साथ आप क्या यूज करेंगे? सिंपल ऑब्जेक्ट के साथ मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर और उसके साथ एरो ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा कोड आपके सामने करूंगा ताकि आप मुझे बताएं। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम बचा तो हम वो लेके जाएंगे, लेकिन अभी पहले हम ये जो आज का लेक्चर है वो खत्म करते हैं। मुझे ये बताएं कि इनलाइन फंक्शन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? जी, आप लोगों ने इनलाइन फंक्शन के बारे में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? यस या नो बोल दिया करें, अगर नहीं पढ़ा तो या नो बोल। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? कोई मुझे बच्चा चाहे नेट से देख के चाहे उसको आता है वो मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि इनलाइन फंक्शन होता क्या है? सर इनलाइन फंक्शन ऐसा सर ये फंक्शन होता है जो क्लासेस को कॉल की जगह उसका कोड प्लेस कर देते हैं। वेरी गुड। ये किसने बोला कि कॉल की जगह पे उसका कोड प्लेस कर देते हैं? सिंपल फंक्शन क्या करता है? सिंपल फंक्शन में वो पहले फंक्शन कॉल पे जाता है फिर फंक्शन पे जाता है। मतलब कि वो इंट मेन से पहले जो फंक्शन लिखा होता है उस पे जाता है, लेकिन इनलाइन फंक्शन में उसका प्लेस कोड उधर ही प्लेस हो जाता है। लेकिन इसकी एक मतलब कि लिमिट होती है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं वो नहीं, मतलब कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम ऊपर वेरी गुड प्लेस इरफान, नहीं होते। जबरदस्त। मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, एक इसकी रिटर्न टाइप लिखी। ये सिंपल फंक्शन में इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले आपको सिंपल फंक्शन में समझा देता हूँ। इसके नाम मैंने लिया स्केयर के नाम पे, मिसाल के तौर पे मैंने एक फंक्शन लिया और उसके अंदर मैंने पैरामीटर पास किया m। यहाँ पे अब मुझे ये बताओ, m जो है ये फॉर्मल पैरामीटर है या एक्चुअल पैरामीटर है? फॉर्मल। क्या है? फॉर्मल। ये आपका फॉर्मल पैरामीटर है और इसका आपने सपोज ये कहा s को डिक्लेयर किया। s को डिक्लेयर करने के बाद आपने अगली लाइन में कहा s इक्वल टू m मल्टीप्लाई m किया। तो ये देखिए आप कितनी इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं ये, और उसके बाद आपने कहा रिटर्न। यहां तक किसी को समझ ना आई हो ये क्या कर रहा हूं मैं? सर आगे। ये मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो अभी इरफान ने बताया, मैं उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
ये देखें, यहाँ पे आपने जब ये किया और उसके बाद जस्ट 1 मिनट मुझे दे दे, मैं चार्जर लगा लूं, जस्ट 1 मिनट। जी, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने n किया और n की वैल्यू मैंने दे दी 5, और यहाँ पे मैंने उसको कॉल किया, इंट k बनाया और k को मैंने कहा स्क्वायर, और इसके अंदर मैंने कहा कि n पास सी आउट वैल्यू ऑफ इक्वल टू, अब मुझे ये बताएं, ये एक सिंपल फंक्शन है, ये किस तरह एग्जीक्यूशन करेगा? तो ये जो एग्जीक्यूशन होती है वो इस तरह होती है, यहाँ पे एक जो आपका कर्सर है वो यहाँ से लाइन बाय लाइन चलता है, वो देखेगा यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन है, वो चेक करेगा क्या ये फंक्शन जो है ये मेन फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम सबसे पहले एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से करता है? मेन फंक्शन। मेन फंक्शन। तो उससे पता चला कि यार ये एक फंक्शन है लेकिन ये मेन फंक्शन नहीं है, तो उसने क्या कहा, उसने इस पूरे फंक्शन की बॉडी को स्किप कर दिया, पूरे फंक्शन की बॉडी को स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद वो मेन पे आया, उसे पता चला कि ये मेन है, मेन के बाद वो बॉडी में चला गया, मेन की बॉडी में, ठीक है। अब यहाँ पे वो n इक्वल टू 5 कर देगा, और यहाँ पे जो ही वो इस लाइन पे गया, इस लाइन पे जाने के बाद उसको क्या मिला, फंक्शन कॉल। क्या मिला? ये क्या करेगा, ये यहां से मूव करवा देगा कर्सर को, कहां पे? एट द स्टार्ट ऑफ द हेडर ऑफ फंक्शन। ये पहला स्टेप है, ये यहाँ पे जंप करवा देता है जहां पे फंक्शन आपने डिफाइन किया होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। उसके बाद ये इसकी वैल्यू n की वैल्यू m की वैल्यू के बराबर कर देगा। मिसाल के तौर पे m की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 5। ये पास बाय वैल्यू है या पास बाय रेफरेंस है? बाय वैल्यू। वैल्यू है, क्योंकि m अलग है और n अलग है, क्योंकि आपने एड्रेस ऑपरेटर यूज नहीं किया। उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये यहाँ पे बॉडी में एंटर होगा, और बॉडी में एंटर होने के बाद ये एग्जीक्यूशन करेगा। इसको हम बोलते हैं, ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। फिर ये यहाँ से रिटर्न करेगा, रिटर्न करने के बाद वो देखेगा क्या इसकी डेट टाइप और ये जो रिटर्न टाइप लिखी है ये सेम है। ये यहाँ से रिटर्न होके आएगा किसकी जगह पे? जहां पे फंक्शन ने कॉल की थी वहां पे आ जाएगा, और ये तीसरा स्टेप है। ऐसे ही होता है ना, मैंने आपको पीएफ में भी ऐसे ही समझाया था, ये इस तरह एग्जीक्यूशन होती है। ऐसे ही होती है भाई, सर ऐसे ही है। ओके। अब मुझे ये बताएं, कर्सर को यहां से ऊपर जाते हुए टाइम तो लगेगा ना? मिली सेकंड में लगे, जो मर्जी लगे, ओके। उसके बाद वहां से नीचे आते हुए उसी लाइन पे, उसी इंस्ट्रक्शन पे टाइम तो लगेगा ना? क्योंकि जब ये ऊपर जाता है तो आपका जो प्रोग्राम काउंटर होता है उसमें एड्रेस पड़ा होता है, उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वो ये बताएगा कि इसको एग्जीक्यूट होने के बाद आपने नीचे आना है, इस एड्रेस पे आना है, मतलब ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करना है आपने। वो एड्रेस को स्टोर करने के लिए भी टाइम लगेगा। यहाँ पे जो स्टेप 1 है इस पे जाने के लिए टाइम लगेगा, स्टेप 3 जो है वो उसको वापस आने में टाइम लगेगा ना? जी सर लगेगा। इस टाइम को हम बोलते हैं जंपिंग टाइम, ठीक है।
अब ये तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई ये जो चीज है ये आपका है सिंपल फंक्शन। अब इनलाइन फंक्शन क्या होता है? इनलाइन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके साथ आप इनलाइन लगा देते हैं। और ये करता क्या है? ये करता क्या है? ये करेगा कि ये जितना कोड है ना, इस पूरे कोड को कॉपी करेगा, और आपको नजर नहीं आ रहा होगा ये, लेकिन ये इम्प्लिसिटली इसको क्या कर देगा, जहां पे फंक्शन आपने कॉल किया वहां पे जस्ट कर पेस्ट कर देगा। अब मुझे ये बताओ, जब आपने किया तो आपको ऊपर जाने की जरूरत भी नहीं होती। जब आप जी इनलाइन फंक्शन बनाते हैं, इनलाइन फंक्शन बनाते हैं, तो कर्सर जो है आपका ऊपर मूव नहीं करता। वो क्या करता है, कंपाइलर क्या करेगा, सारे का सारा जो कोड है उसको उसकी जगह पे, फंक्शन कॉल की जगह पे पेस्ट कर देगा। तो ऊपर जाने में और वापस आने में कोई आपको टाइम नहीं लगेगा, वो टाइम आपका बच जाता है। ठीक है, जी सर। ये इनलाइन फंक्शन है कि आपका जो कोड है ये वहां पे पेस्ट हो जाता है जहां पे फंक्शन कॉल होती है। तो समझ सर आई? ये ऊपर से रीड करके आ जाता है सारा, फिर इन मेन में आता है। सारा रीड नहीं करता, ये सिर्फ इस लाइन को रीड करेगा बस। जी ठीक हो। एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होती है। तो ये जी क्या सर। कर रहा है, अब ये ऊपर नहीं जाएगा, ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर ये बता देगा कि भाई इसका कोड ये है, इसको आप एग्जीक्यूट करो। अब ये तो चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, ये आप इस तरह कर लेंगे। मिसाल के तौर पे मिसाल देता हूं, यहां पे आपने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, ये तो मैं फायदा आपको समझा दिया, अब मैं इसका नुकसान समझाने लगा हूं। अब यहां पे आपने क्या किया, फंक्शन बड़ा बना लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये ऑटोमेटिकली ये सारी लाइन ऑफ कोड जो है ये कहां पे आ जाएगा, फंक्शन कॉल की जगह पे। ऐसे ही है ना? जी सर ऐसे। फिर उसके बाद अगर आप दूसरा कॉल करते हैं, तो अभी आप एक तरफ से बच रहे हैं कि भाई जंपिंग टाइम जो आप जंप कर रहे थे वो ना लगे। लेकिन फिर जब आप बड़ा फंक्शन बना देते हैं तो ऑब्वियसली बात है, जब कोड कॉपी पेस्ट होता है तो वो टाइम तो लेगा मेमोरी में। जी सर। अब मिसाल के तौर पे आपने ये 8 इंस्ट्रक्शंस लिखी, तो 8 इंस्ट्रक्शन को कॉपी करने के लिए टाइम लगेगा, मेमोरी लगेगी। तो आप ये चाहते हैं कि इनलाइन फंक्शन जो है वो छोटे से छोटा होना चाहिए, ताकि जब आप पेस्ट करो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। एक तरफ से आप जंपिंग टाइम के लिए बच रहे हो, फिर जब आप कोड पेस्ट कर रहे हो वो टाइम ज्यादा लग रहा हो, तो वो तो उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ना। जी सर। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो इनलाइन फंक्शन होता है वो क्या होना चाहिए, छोटे से छोटा होना चाहिए। छोटा। बड़ा बड़ा होगा तो वो कोड को पेस्ट करता रहेगा, जब पेस्ट करेगा कोड को ऑब्वियसली बात है पेस्टिंग टाइम भी लगेगा। अगर आपने उस फंक्शन को 100 बार कॉल किया है, 100 बार कॉल किया है, और हर एक कॉल में 10 इंस्ट्रक्शंस है, तो आपकी टोटल इंस्ट्रक्शंस कितनी होगी, 1000। ठीक है, 1000 इंस्ट्रक्शंस आप पेस्ट करोगे। आप सिर्फ जंपिंग के लिए बच रहे थे लेकिन पेस्टिंग टाइम आपका उससे भी बढ़ गया, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम, मतलब ये आपकी परफॉर्मेंस को और डिग्रेड कर देगा। तो कहते हैं कि इनलाइन फंक्शन छोटे से छोटा होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर पेस्ट भी करें कोड को तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। सबसे पहले देखें, सर एक क्वेश्चन था। जी जी पूछे। सर अगर हमने एक दफा 100 लाइन सी आउट कराई हो, उसके ऑपोजिट हमने एक लूप के जरिए मतलब कि लूप के जरिए तो हम 2-3 लाइंस में एक्सप्लेन आउटपुट करवा सकते हैं। जी 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 100 तो उसमें कॉम्प्लेक्स वो उसको रीड करेगा या उसमें भी टाइम लेगा? क्या चीज रीड करेगा? ये लूप वाले को, ये क्या कहते हैं, इनलाइन आप मानेगा लो, कि नहीं? ओके आप बना सकते हैं। आप उसमें देखते हैं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये नहीं देखते वो कितनी बार चलेगा।
नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो होती है एवरी स्टेटमेंट शुड एंड विद अ सेमीकोलन। जो कंपाइलर को ये बता रही है कि आप इसको चलाएं, वो सिर्फ वो देखेगा। जी आपने सिर्फ लेकिन लाइन ऑफ कोड देखना है, लाइन ऑफ कोड देखना है, आप इनलाइन बना सकती हैं उसको फॉर लूप। लूप वाले को, ठीक है। आप सारे को भी बना सकते हैं, जिस मर्जी फंक्शन को आप इनलाइन बनाए, लेकिन उसके नुकसानात है। तो आपने हमेशा छोटा जो फंक्शन होता है उसको आपने इनलाइन फंक्शन बनाना होता है, छोटे से छोटे फंक्शन को इनलाइन बनाना होता है। इसी वजह से हम बोलते हैं इन लाइन के एक लाइन में। तो बाज़ औक़ात ये भी लिखा होता है कि ऐसे फंक्शन को आपने इनलाइन बनाना को भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और उसाइन फंक्शन इज अ पावरफुल कांसेप्ट दैट इज कॉमनली यूज्ड विद क्लासेस। इफ अ फंक्शन इज इन लाइन, कंपाइलर क्या करेगा? अगर वो इन लाइन है तो द कंपाइलर प्लेसेस द कोड, अभी मैंने करके दिखाया, द कंपाइलर प्लेसेस a copy of code of that function at each point where the function is called at compile time। वो क्या करेगा? उस फंक्शन की कॉपी जो है वो कहां पे पेस्ट कर देगा? जहां पे फंक्शन ने कॉल हुआ है। यहाँ पे देखिए फंक्शन कॉल कहां पे हो रहा था, यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या करेगा? उसके कोड की कॉपी पेस्ट कर देगा। ठीक है जी अच्छा, अब लिखा हुआ टू इन लाइन अ फंक्शन प्लेस द कीवर्ड इन लाइन। हम इन लाइन लगा देते हैं बिफोर द फंक्शन नेम एंड डिफाइन द फंक्शन बिफोर एनी कॉल्स और मेयर टू द फंक्शन। हम क्या करते हैं कि हम इन लाइन कीवर्ड लगा देते हैं साथ में, और फंक्शन को डिफाइन किया होना चाहिए जब आप उसको कॉल करते हैं। तो मतलब क्या है कि अगर आपने फंक्शन को कॉल किया है और फंक्शन डिफाइन नहीं किया हुआ तो आपको क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। इन द सेम वे एज इफ वी कैन, अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते और वेरिएबल को हम यूज कर रहे होते हैं तो आपको एरर मिलता है। ठीक है यस सर। उसके बाद लिखा हुआ कंपाइलर कैन इग्नोर द इनलाइन क्वालिफायर इन केस डिफाइंड फंक्शन इज मोर देन अ लाइन। ये वैसे लिखा हुआ है कि एक लाइन से ज्यादा आपका इनलाइन फंक्शन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कंपाइलर जो है उसको नॉर्मल फंक्शन ही ट्रीट करेगा। ठीक है अब ये लिखा हुआ है फंक्शन डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। A function definition in a class definition is an inline function definition even without the use of the inline specifier। वो बोलता है कि जो फंक्शन, जो मर्जी फंक्शन आप क्लास के अंदर डिफाइन कर दें, क्लास के अंदर डिफाइन कर दें, वो आपका क्या बन जाता है? डिफाइन की बात कर रहा हूं। डिफाइन का मतलब होता है बॉडी लिख देना, बॉडी के अंदर कोड लिख देना। वो फंक्शन आपका क्या बन जाता है? इनलाइन फंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है? इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन रिपीट कीजिएगा। वो फंक्शन जिसको आप क्लास के अंदर डिफाइन कर दें, अगर आप इनलाइन लगाएं या ना लगाएं, वो ऑटोमेटिकली कौन सा फंक्शन बन जाता है? इनलाइन फंक्शन बन जाता है। अब आपको ये पता है कि सिंपल फंक्शन में और इनलाइन फंक्शन में क्या डिफरेंस है? When a regular function is called, the control passes to the function, to the called function। जब सिंपल फंक्शन कॉल होता था तो मैंने आपको दिखाया था कि कंट्रोल जो है वो आपका कहाँ पे मूव हो जाता था? एट द स्टार्ट ऑफ द हेडर ऑफ फंक्शन। अब लिखा हुआ था कंपाइलर स्टोर्स रिटर्न एड्रेस ऑफ द कॉल, एलोकेट्स मेमोरी फॉर लोकल वेरिएबल्स। तो आपको पता था कि वो वहां पे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता था। अब लिखा हुआ कोड फॉर इनलाइन फंक्शन इज कॉपीड इनटू द प्रोग्राम इन द प्लेस ऑफ द कॉल व्हेन द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड। जबकि फंक्शन आप इनलाइन बनाते हैं तो वो क्या होता है? उस कोड को पेस्ट कर देता है उस जगह पे जहां पे आपने उस फंक्शन को कॉल किया होता है। अब ये लिखा हुआ है दिस मेक्स ए लार्जर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बट देयर इज लेस फंक्शन कॉल ओवरहेड। वो बोलता है कि आपने उस फंक्शन को क्या करना है? कम से कम कॉल करना है जिसको आपने इनलाइन बनाया होना है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कॉल करेंगे तो क्या होगा? वो बार बार कोड क्या होता रहेगा? पेस्ट होता रहेगा, बार बार कोड पेस्ट होता रहेगा। तो वो आपका क्या करता है?
वो मेमोरी को वेस्ट भी कर रहा होगा। अब ये लिखा था, वो कहता है कि लेस फंक्शन कॉल होनी चाहिए और इसी वजह से वो फास्टर एग्जीक्यूशन होती है इनलाइन फंक्शन की। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने इनलाइन फंक्शन के बारे में। अब ये लिखा हुआ है, वी मस्ट कीप इनलाइन फंक्शंस स्मॉल। हमें इनलाइन फंक्शंस को क्या बनाना चाहिए? स्मॉल। स्मॉल। स्मॉल इनलाइन फंक्शंस हैव बेटर एफिशिएंसी। जो छोटे इनलाइन फंक्शन होते हैं उनकी क्या होती है? बेटर एफिशिएंसी होती है। मतलब क्या है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती है। ठीक है, इनलाइन फंक्शन डू इंक्रीज एफिशिएंसी। जो इनलाइन फंक्शन होते हैं ये आपकी एफिशिएंसी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। बट वी शुड नॉट मेक ऑल द फंक्शंस इनलाइन। तो हमें तमाम फंक्शंस को इनलाइन नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज इफ वी मेक लार्ज फंक्शंस इनलाइन, अगर हम बड़े फंक्शंस को इनलाइन बना देते हैं तो क्या होता है? मैंने अभी दिखाया था, इट मे लीड टू कोड ब्लॉट। कोड ब्लॉट का मतलब होता है गुत्था। गुत्था समझते हो? मतलब क्या सर? ब्लॉट का मतलब पता क्या होता है? गुत्था। गुत्था मतलब रिडेंडेंट डेटा, एक बड़ा सा हजूम इसको बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? मतलब सेम चीज के मल्टीपल ढेर हो। कलेक्शन ऑफ कोड भी कह सकते हैं सर। कलेक्शन ऑफ कोड्स भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो अगर आप बड़ा बना देते हैं, बड़ा फंक्शंस को आप क्या करते हैं? बड़े फंक्शन को इनलाइन बना देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है जब आप इसको कॉल करेंगे तो वो पेस्ट करना पड़ेगा बड़ा सा कोड। फिर दूसरी बार कॉल करोगे तो उसको भी आपको पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका कोड फैल जाता है। ब्लॉट का मतलब होता है फैलना। ठीक है, तो वो कोड आपका फैल जाता है। सेम कोड होता है लेकिन वो फैल जाता है। तो इसी वजह से अब लिखा हुआ है एंड माइट इफेक्ट द स्पीड टू, आप बड़े फंक्शन को इनलाइन नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे ये आपको आंसर मिला कि हम फंक्शन को आउटसाइड द क्लास इसी वजह से डिफाइन करते हैं क्योंकि जो फंक्शंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं? इनलाइन होते हैं। ऐसे ही है ना, क्लास के जो फंक्शन के अंदर डिफाइन करोगे क्लास के अंदर तो वो इनलाइन होंगे। और अगर आपके फंक्शन जो है वो बड़े बड़े हैं और वो इनलाइन है तो आप क्या करेंगे? उसको उनको आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास डिफाइन करेंगे। ठीक है, जी सर। hence it is advised to define large functions outside the class definition using scope resolution operator। तो आप बड़े फंक्शंस को डिफाइन करें क्लास के बाहर यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, because if we define such functions inside the class definition then they become inline automatically। ये क्या बन जाएंगे? ऑटोमेटिकली इनलाइन हो जाए। ऑटोमेटिकली इनलाइन बन जाएंगे। अब ये लिखा हुआ है कि इनलाइन फंक्शंस का आपको कैसे पता चलता है कि इनलाइन फंक्शन, ये फंक्शन जो है वो इनलाइन है, ये फंक्शन जो है वो इनलाइन नहीं है? वो ये बोल रहा है कि इनलाइन फंक्शन जो होते हैं ये सैंपल टेबल के अंदर मौजूद होते हैं। एक टेबल होती है रैंक के अंदर, उसको आप बोलते हैं सैंपल टेबल। आप वहां पे इनलाइन फंक्शन के जो सैंपल है वहां पे पेस्ट हो जाते हैं कि भाई ये फंक्शन जो है ये इनलाइन है, ये फंक्शन जो है ये इनलाइन है। इसका कोड आपने क्या करना है? पेस्ट करना है, या इसको आपने कर्सर को मूव करवाना है उसके लिए। अगर आपने यहाँ पे सिंपल फंक्शन लगाया हुआ होगा, सिंपल फंक्शन, तो आपका कर्सर जो है वो हेडर पे मूव कर देगा। और अगर आपने इनलाइन बनाया होगा तो आपका कोड जो है वो क्या कर देगा? पेस्ट कर देगा। तो इसी वजह से लिखा हुआ है symbol table by the compiler and all the call for such function is taken care at the compile time। ये compile time होती है। तो ये सारा बताने का मकसद सिर्फ ये था कि हम क्लास के फंक्शंस जो है वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास क्यों डिफाइन करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। Yes, कर sir. लेंगे ये? जी Yes, सर। sir. जी, अगर आप क्लास के अंदर फंक्शंस डिफाइन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके क्या बनेंगे? Inline function. इनलाइन फंक्शंस बनेंगे। और अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपके क्या बनेंगे? A simple function. सिंपल फंक्शंस बनेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क करवाने लगा हूं। छोटा सा टास्क करवाने लगा हूं, आपने मुझे बताना है
सर यहाँ पे हमें समझ आई है या नहीं आई? ये इनलाइन फंक्शंस को मैंने करके दिखा दिया, सिंपल फंक्शन भी आपको दिखा दिया। मैं एक छोटा सा कोड लिखने लगा हूँ, यहाँ पे आपको देख के नजर आ रहा है कोड? जी सर आ रहा। अब मैं आपको लिखने लगा हूँ डिस्ट्रक्टर, दिखा देता हूँ डिस्ट्रक्टर। अब ये सारा काम करने का सिर्फ मकसद सिर्फ ये था कि डिस्ट्रक्टर हम यूज करते हैं ज्यादातर जब हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन करती हैं। ये आप पढ़ोगे वैसे डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन जो आप पढ़ोगे इसके 2 चैप्टर के बाद, मतलब मैं आपको पॉइंटर्स से समझा दूंगा, एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले लूंगा, पॉइंटर्स भी मैं आपको समझा दूंगा, फिर आपको डायनामिकली मेमोरी एलोकेशंस भी आ जाएगी। उसको यूज करना आप सीख जाओगे इसी क्लास के अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपने ये ध्यान में रखना है कि जो मेमोरी एलोकेशन होती है, नहीं आप लोग कंफ्यूज होंगे। अगर मैं अभी पॉइंटर स्टार्ट कर दूं कोई इश्यू तो नहीं है आप लोगों को? सर नेक्स्ट क्लास है अभी। सर मिक्सअप हो जाएगा। मैं असल में, चलिए आप मुझे ये बताएं डॉट ऑपरेटर में और एरो ऑपरेटर में क्या फर्क है? सर डॉट ऑपरेटर जो होता है वो पॉइंटर ऑब्जेक्ट को असेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो सर एरो ऑपरेटर इसके लिए इस्तेमाल होता है। जो डॉट ऑपरेटर होता है वो ऑब्जेक्ट के मेंबर को असेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। और डॉट ऑपरेटर किसके लिए इस्तेमाल होता है? सिंपल ऑब्जेक्ट के मेंबर को असेस करने के लिए। ओके, और एरो ऑपरेटर किसके लिए यूज होता है? सर वो पॉइंटर के ऑब्जेक्ट को पॉइंटर ऑब्जेक्ट के, पॉइंटर ऑब्जेक्ट के, पॉइंटर के ऑब्जेक्ट के नहीं, पॉइंटर ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। जी। अच्छा जी, अब मुझे एक चीज और बताएं कि आपने फंक्शन पास करना भी सीख लिया, सॉरी ऑब्जेक्ट पास करना भी सीख लिया, रिटर्न करना भी सीख लिया, आपको इनलाइन, आपको ये पता चल गया कि हम क्लास के बाहर फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं। तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है? सर डिस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती, और उसे कंस्ट्रक्टर जो है, कंस्ट्रक्टर जो है वो मेंबर सेम फंक्शन क्लास। होते हैं। जी सर मेंबर फंक्शन होते हैं। कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर यूज क्यों करते हैं? इनिशियलाइजेशन ऑफ मेंबर फंक्शन। वैल्यू इनिशियलाइज करनी। इसको वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए, मेंबर डाटा को, डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। वेरी गुड। उसके बाद मुझे ये बताओ डाटा मेंबर्स होते क्या हैं? सर जो क्लास के अंदर हम जो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। क्लास के अंदर हम जो भी एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर करते हैं उनको हम डाटा मेंबर्स बोलते हैं या मेंबर वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है? जी जी। और मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं या मेथड क्या होते हैं? जो फंक्शंस क्लास में डिक्लेयर होते हैं। जो फंक्शंस आप क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? मेंबर फंक्शंस बोलते हैं, या डिक्लेयर करते हैं उनको मेंबर फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद आपने देखा प्राइवेट और पब्लिक में क्या फर्क है? जो प्राइवेट होता है वो क्लास के अंदर ही जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और जो पब्लिक क्या होता है प्राइवेट मेंबर को आप आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास इन क्लास फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं? वो सर दोबारा सुन लें, अगर मैंने एक क्लास का फंक्शन जो है, क्लास का फंक्शन जो है वो मैंने आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास डिफाइन किया है, क्या मैं उसके अंदर प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूं? यस सर कर सकते हैं। मैं कर सकता हूं क्योंकि वो क्लास का ही हिस्सा है, वो फंक्शन क्लास का ही
इस तो इस नहीं तरह से कर आप सकते सर। Yes, sir. आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो सर फंक्शन बोले का मेंबर होते हैं तो वो फिर हम आउटसाइड कैसे असेस कर सकते मैंने उसी क्लास के फंक्शन के अंदर उसी क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूं? हैं? जी क्वेश्चन सर ये वो था, तो कर सकते हैं। यही था क्वेश्चन। जी सर अगर ये मैंने कर सकते एक क्लास के मेंबर्स जो हैं, एक क्लास के जो फंक्शंस हैं वो मैंने आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास डिफाइन किया। आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास क्यों डिफाइन करते हैं? आपको मैंने बता दिया था कि अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे तो वो फंक्शंस क्या बन जाएंगे? अगर आप क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे तो वो फंक्शंस क्या बन जाएंगे? इनलाइन Data में- फंक्शंस। इनलाइन फंक्शन बन जाएंगे। तो इसी वजह से आप क्या करते हैं, उनको आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास डिफाइन करते हैं। और जब आप एक क्लास के फंक्शंस को आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास डिफाइन करते हैं तो क्या उसके प्राइवेट मेंबर्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो क्लास का हिस्सा ही होता है ना फंक्शन। एक्सक्यूज मी सर, जी प्राइवेट मेंबर्स को हम क्लास के अंदर करते हैं, ठीक है, लेकिन हम रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स के साथ उसे उसके क्लास के बाहर भी कर सकते हैं। ये देखो, रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस पर्पज के लिए यूज होता है। मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो लास्ट टाइम हमने कोड दिया किया था, ये देखें, यहाँ पे आपको कोड नजर आ रहा है। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो देखें, ये नजर आ रहा है कोड। ये वही कोड है जो आपको कल हमने सर किया। नजर नहीं। जी सर हाँ। आ रहा है? अब आ गया। ओके, अब मुझे ये बताओ, ये जो फंक्शन है ये क्या है? ये मेंबर फंक्शन है। जी सर है। अगर मैंने इस फंक्शन को आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास डिफाइन करना है तो मैं क्या यूज करूंगा? यहाँ पे इसकी प्रोटोटाइप दूंगा पहले क्लास में। यस सर। अब यहाँ पे मैंने इसको यूज करना है तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे उसका डाटा टाइप लिखूंगा, मतलब रिटर्न टाइप होती है, फिर क्लास का नेम होता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, फिर फंक्शन का नेम होता है। यहाँ पे आपने वाइड यहाँ पे लिखा, यहाँ पे देखो आप इस फंक्शन के अंदर ये km को एक्सेस कर रहे हैं ना, HRS को जी एक्सेस सर। कर रहे हैं ना। आप प्राइवेट मेंबर्स को क्लास के अंदर एक्सेस करने का मतलब क्या है कि क्लास के मेंबर फंक्शंस के अंदर भी आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप उसको बाहर भी क्यों डिफाइन नहीं करते तो। लेकिन ये उसी क्लास का हिस्सा तो है ना, ये डिस्प्ले डाटा जो है ये उस फंक्शन का हिस्सा, क्लास का हिस्सा तो है ना। जी सर। यस सर। आप ये नहीं कर सकते कि एक आपने एक शो के नाम पे मिसाल के तौर पे एक फंक्शन बनाया, वाइड शो के नाम पे एक फंक्शन बनाया और इसको इसके अंदर आप क्या कर दें, सी आउट km कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके प्रोटोटाइप फंक्शन में नहीं है। क्योंकि ये जो फंक्शन है ये क्लास का हिस्सा ही नहीं है। तो जिस क्लास का हिस्सा ही नहीं है तो प्राइवेट मेंबर्स को कैसे एक्सेस कर सकता है? ठीक है, तो प्राइवेट जी मेंबर्स क्लास सर, के ये तो- फंक्शंस में इस्तेमाल। जी जी पूछे। सर ये तो आपने फंक्शन को कॉल कराया ना, तो हम डाटा मेंबर्स की बात कर रही हूँ मैं, तो हम डाटा जी जी, मेंबर्स ऐसे करा सकते हैं ना। ये डाटा मेंबर्स मैंने उसके अंदर यूज किया। एक्सेस करने का मतलब ये होता है कि आप उसको यूज करें कहीं पे। ठीक है। ये देखिए गौर से सुने, ये जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, मैंने ये बोला कि ये सिर्फ अपनी क्लास में एक्सेसिबल होते हैं, यही बोला था ना। जी सर। और अपनी क्लास से क्या मुराद है? अपनी क्लास से मुराद है क्लास के अंदर और मेंबर फंक्शंस की बॉडी के अंदर, यही है ना। जी सर। ये मेंबर फंक्शन ही है ना, डिस्प्ले डाटा ये मेंबर फंक्शन ही है। तो इसका मतलब जी है सर आप ये इसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी दूसरी क्लास के मेंबर फंक्शंस में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी सर। ठीक है,
अपनी क्लास के मेंबर फंक्शंस के अंदर आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आप मेंबर फंक्शंस क्लास के अंदर डिफाइन करें, चाहे वो मेंबर फंक्शंस जो है वो क्लास के बाहर डिफाइन करें, आप मेंबर फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिर्फ लिखें यही कि प्राइवेट मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ मेंबर फंक्शन ऑफ दैट क्लास। बस ये लिख दें, आपकी डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी कि आप सिर्फ और सिर्फ उस क्लास के मेंबर फंक्शंस के अंदर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं बस। जी सर ठीक है। ठीक है, दोबारा बताइएगा। कि प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शंस डिफाइन होते हैं उनमें एक्सेस हो सकते हैं। अपनी ही क्लास के मेंबर फंक्शंस के अंदर आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, किसी दूसरी क्लास के मेंबर फंक्शंस में आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे अटेंडेंस बताते जी, बताते रहना आप लोग। सर एक क्वेश्चन और था। आपने जो सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है उसके अंदर एक था कि ऐड टू सम 2 टाइम ऑब्जेक्ट्स, इसका काइंडली एक बार बता दें। ये वैसे ही है जिस तरह आपने यहाँ पे सम का फंक्शन बनाया है, तो आप 2 ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे थे, T1 को प्लस T2 में ऐड करके रिजल्ट जो स्टोर कर रहे थे T3 में स्टोर कर रहे थे। ठीक है सर। सेम वही है, आपने वहां पे सम की जगह पे ऐड लगा देना है, बाकी काम वही है जो आपने इसमें किया है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ये भी तो 2 चीजों को ऐड कर रहा था ना, मेंबर फंक्शन। अच्छा जी, अजान सर आप इसकी वो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें इस अटेंडेंस का। ले लिया। ले लिए? अच्छा जी, जी मिशल जरीन मौजूद है? राना उमर मौजूद है? उसके बाद तैमूर आजम मौजूद है? महविश जवेद मौजूद है? प्रेजेंट सर। सैयद असद अब्बासी मौजूद है?